वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 10 मई मंगलवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध निर्माण पर MCD का बुलडोजर आज चलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में बारिश हो सकती है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेटर्स मिले हैं। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए उसने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार राजधानी में शराब घर तक पहुंचाने की नीति को मंजूरी दे सकती है। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस बल को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह सम्मान पाने वाली असम पुलिस देश का 10वां संगठन बन गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, असम के 13 जिले हुए AFSPA मुक्त, बाकी हिस्सों से भी हटाएंगे। गुवाहाटी में अमित शाह बोले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस बल को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह सम्मान पाने वाली असम पुलिस देश का 10वां संगठन बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिलों से अफस्पा को हटा दिया गया है। सरकार राज्य के अन्य हिस्सों से भी इस कानून को हटाने का भरपूर प्रयास करेगी। असम के 13 जिले हुए अफस्पा मुक्त। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति निशान पाने वाली असम पुलिस देश का 10वां संगठन है। राष्ट्रपति निशान मिलना किसी भी पुलिस बल के असाधारण घटना होती है। CRPF, BSF, असम राइफल्स, ITBP, RAF, SSB और RPF और अन्य राज्यों के पुलिस संगठनों को यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हो चुकी है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि साल 1990 में असम में इस अधिनियम को लागू किया गया और फिर बीच बीच में इसे 7 बार बढ़ाया गया। PM मोदी के बीते 8 सालों के शासन में राज्य के 13 जिलों को अफस्पा से मुक्त कर दिया गया है। राज्य का 60% क्षेत्रफल से यह कानून हट चुका है। शाह ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश होगी कि असम के बाकी हिस्सों से भी अफस्पा को पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 2, तजिंदर पाल बग्गा को राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को बग्गा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बग्गा पर अगली सुनवाई कोर्ट 5 जुलाई को करेगा। गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। अदालत ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा है। इससे पहले 7 तारीख को यह मामला टाल दिया गया था। मोहाली की कोर्ट का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया और गैर कानूनी तरीके से बग्गा को छुड़ा लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से और दलीलें पेश की जाने वाली है। इससे पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से दलील में कहा गया कि उन्होंने कार्रवाई दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर की। बता दें कि बग्गा की गिरफ्तारी के ठीक बाद उनके पिता ने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी का क्या है कहना। आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के प्रतिशोध के आरोप को खारिज कर दिया। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 29 अप्रैल को पटियाला में हुई झड़पों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बग्गा को 1 अप्रैल को मोहाली में दर्ज एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल के FIR में 30 मार्च की बग्गा की उस टिप्पणी का जिक्र है जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बीजेपी की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी। नंबर 3, राज्यों में क्या हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा, केंद्र करेगा विचार। राज्यों में जहां हिंदुओं की आबादी अन्य समुदायों से कम है, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार प्रदेशों एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर अपने हलफनामे में कही। केंद्र सरकार का यह रुख उसके पहले की दलील से अलग है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा।
रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने कहा कि इस मामले में भविष्य में किसी तरह की अवांछित जटिलता न आए, इसे दूर करने के लिए वो अपने पुराने हलफनामे की जगह नया हलफनामा दायर कर रही है। सरकार ने अपना पिछला हलफनामा कोर्ट में गत 27 मार्च को पेश किया था। सरकार ने इस मामले में पहले से दायर कुछ अर्जियों को खारिज करने की मांग की और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM) एक्ट 1992 एवं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (NCMEI) एक्ट का बचाव किया। 6 समुदाय माने गए हैं अल्पसंख्यक। NCM एक्ट के तहत सरकार ने केवल 6 समुदायों ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया है। NCMEI एक्ट इन 6 समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देता है। जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम है, वहां इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने या नहीं देने की जिम्मेदारी सरकार ने उस समय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर डाल दी। सरकार ने कहा मंत्रालयों के साथ किया चर्चा। गृह मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे के मुताबिक सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र एवं राज्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विधायी कानून बना सकते हैं। सरकार का कहना है कि अर्जी में शामिल सवाल दूरगामी असर रखने वाले हैं। ऐसे में बिना हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के लिया गया फैसला भविष्य में अवांछित विवाद पैदा कर सकता है। अपने इस नए हलफनामे के बारे में सरकार ने कहा है कि उसने इस मामले में अन्य मंत्रालयों के साथ चर्चा की और चर्चा के बाद इस नए हलफनामे को दाखिल किया गया है। नंबर 4, मंगोलपुरी में चला MCD का बुलडोजर, हिरासत में लिए गए ऐप विधायक अहलावत। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। मंगलवार को उत्तर दिल्ली नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए मंगोलपुरी पहुंची। यहां सड़क किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। MCD न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और अन्य जगहों पर भी अपना अभियान चलाने वाली है। सोमवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए शाहीन बाग पहुंची थी, जहां उसका भारी विरोध हुआ। विरोध के चलते MCD के बुलडोजर को वापस आना पड़ा। स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत यहां आए और कहा कि यहां बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, यहां स्थिति खराब न हो इसलिए हमने विधायक को हिरासत में ले लिया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला बुलडोजर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध निर्माण पर MCD का बुलडोजर चला। यह सड़क किनारे हुए अवैध निर्माण को तोड़ गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि लोगों ने जब इलाके को खाली कर दिया है तो MCD बुलडोजर लाकर उन्हें क्यों परेशान कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं, इसे रोका जाना चाहिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सुरक्षा बल तैनात। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी होनी है। इसके लिए MCD ने पूरी तैयारी की है। अभियान के दौरान अशांति न फैले एवं कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम SDMC दक्षिणी दिल्ली में 4 मई से 13 मई तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, बिना भेदभाव के कार्रवाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट कर नहीं की जा रही है। जो लोग अतिक्रमण के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें स्वच्छ दिल्ली की दरकार नहीं है। हर विषय को राजनीतिक चश्मे से देखना सही नहीं है। निगम नियम के अनुसार अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। जहां जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वहां पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है, लिहाजा यह कहना कि समय नहीं दिया गया पूरी तरह गलत है। नंबर 5, राजद्रोह कानून केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। जाने क्या है ऐतिहासिक आधार। सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करती है। 3 जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दायर कर कहा कि वह कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच को तब तक टालने का आग्रह किया जब तक कि सरकार द्वारा उचित मंच के समक्ष पुनर्विचार की कवायद नहीं की जाती। केंद्र सरकार ने कहा कि 1962 की संविधान पीठ केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देशद्रोह कानून के सभी पहलुओं की जांच की और इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। नोट में इस बात का जिक्र है कि फैसले को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में माना जाना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सेडिशन के खिलाफ 8 याचिका। 1 SG वोम्बाटकेरे बनाम भारत संघ 2, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और ANR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ORS 3, अरुण शौरी बनाम भारत संघ 4, नागरिक स्वतंत्रता और अन्य के लिए जनसंघ 5, महुआ मोइत्रा पूजा धार बनाम भारत संघ 6, पैट्रिसिया मुखिया बनाम भारत संघ 7, असम के पत्रकार संघ बनाम भारत संघ 8, किशोर चंद्र वांग खेमचा बनाम भारत संघ
क्या है सेडिशन? सेक्शन 124A में सेडिशन का जिक्र है। यह संसद का अलग कानून नहीं है। धारा 124A के रूप में यह भारतीय दंड संहिता (IPC) का हिस्सा है, जो भारत में आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करता है। धारा 124A मूल रूप से 1870 में थॉमस मैकॉले द्वारा तैयार की गई थी, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन देशद्रोह शब्द का जिक्र IPC की धारा में नहीं किया गया है। राजद्रोह, देशद्रोह नहीं। सामान्य तौर पर राजद्रोह को देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी कृत्य के रूप में लिया जाता है, लेकिन कानून में राजद्रोह सरकार विरोधी अधिनियम है। यह देश या देश के खिलाफ अपराध नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि PM मोदी ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्पष्ट विचार व्यक्त किए हैं और मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि पुराने औपनिवेशिक कानूनों का भारत में कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस विषय में U-टर्न तब आया जब केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवादास्पद कानून का बचाव किया और मुख्य न्यायाधीश की 3 न्यायाधीशों की पीठ को उन याचिकाओं को खारिज करने के लिए कहा, जिन्होंने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। नंबर 6, 10 बिंदुओं के जरिए समझें श्रीलंका में अब तक क्या हुआ। गुस्से की आग। एक कहावत है कि जब जनता हद से अधिक परेशान हो जाती है तो नजारा भयानक ही होता है। श्रीलंका इस समय जल रहा है। आर्थिक संकट की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं वो डरावने हैं। श्रीलंका के PM महिंदा राजपक्षे अपना पद छोड़ चुके हैं। एक सांसद ने खुद को गोली मार दी। हिंसक झड़प में 5 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। इन सबके बीच श्रीलंका में एक बार फिर 11 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जनता अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग कर रही है। 1. PM महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप दिया था। देश में जब लोग भावनाओं के ज्वार में हैं तो वो आम जनता से संयम बरतने और याद रखने का आग्रह करते हैं। हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। आर्थिक संकट में हमें एक आर्थिक समाधान की आवश्यकता है, जिसे हल करने के लिए यह प्रशासन प्रतिबद्ध है। 2. राजपक्षे के समर्थकों के प्रदर्शनों के लिए बाहर निकलने और सड़कों पर हिंसा के रूप में अराजकता की कई तस्वीरें सामने आई। राजपक्षे बंधुओं के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलंबो शहर में डेरा डाले हुए प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाया गया। 3. श्रीलंका में लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूध से लेकर ईंधन तक हर चीज का आयात गिर गया है। भोजन की भीषण कमी और बिजली कटौती बढ़ते संकट के दूसरे उदाहरण हैं। 4. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीलंका में स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और निर्दोष दर्शकों के खिलाफ हिंसा से चिंतित हैं। सभी श्रीलंकाई लोगों से देश की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों (SIC) के दीर्घकालिक समाधान खोजने और सक्षम करने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। 5. हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर में आग लगा दी गई। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के टेम्पल ट्रीज पड़ोस में प्रधानमंत्री के आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की थी। 6. गोटाबाया राजपक्षे जो कभी संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारकों को जिम्मेदार ठहराते थे, बताया जा रहा है मौजूदा हालात में वो अलग थलग हैं। 7. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बयान जारी कर संसद में सभी दलों को संकट से निकलने के लिए एकजुट राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 8. श्रीलंका पर अरबों का कर्ज है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं कि हम अपने क्रोध को कैसे व्यक्त करना चुनते हैं। अहिंसा ही सच्चा और स्वीकार्य रास्ता है। 10. रिपोर्ट के मुताबिक इस साल श्रीलंका के शेयर दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं। नंबर 7. मोहाली ब्लास्ट। कार से आए 2 संदिग्धों ने खुफिया विभाग की इमारत पर RPG से किया हमला। सूत्र: पंजाब पुलिस की खुफिया विभाग की इमारत पर सोमवार रात रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG से हमला हुआ। इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इसे हमले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच सूत्रों का कहना है कि 2 लोग संदिग्ध कार से आए थे और उन्होंने इमारत की पार्किंग में कार पार्क की। इसके बाद उन्होंने इमारत को निशाना बनाकर फायर किया। पुलिस इमारत के पास लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है। इस बीच पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार पंजाब का माहौल खराब करने वालों नहीं बख्शेगी। पुलिस इस हमले की जांच कर रही है। सभी एंगल से जांच कर रही पंजाब पुलिस फिलहाल इसे आतंकवादी हमला नहीं मान रही है, लेकिन सभी एंगल से जांच भी कर रही है। मोहाली के पुलिस अधीक्षक रविंदर पाल सिंह का कहना है कि यह एक हल्का विस्फोट था।
यह हमला इमारत के बाहर से रॉकेट जैसे हथियार से हुआ। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी एवं एफएसएल की टीम हमले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी से यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक आतंकवादी हमला था, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। ग्रेनेड फटा नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीजी का यह ग्रेनेड इमारत की तीसरी मंजिल पर गिरा, लेकिन यह फटा नहीं। हालांकि इसके गिरने से खिड़की के शीशे टूट गए। सूत्रों का कहना है कि मोहाली में हुए इस ब्लास्ट पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIRC) की नजर है और इस हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। वे राज्य में अशांति फैलाना एवं माहौल खराब करना चाहते हैं। रविवार को तरनतारन में मिला RDX। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से विस्फोटक, हथियार एवं आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसे देखते हुए यह साफ लगता है कि राज्य में खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं और वे किसी बड़े हमले की साजिश में हैं। गत रविवार को तरनतारन में 2 युवकों के पास करीब 4 किलो RDX बरामद हुआ। 5 दिन पहले करनाल से 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए और इनके पास से विस्फोटक, हथियार और नकदी बरामद हुई। बौखलाए आतंकियों ने इमारत पर किया हमला। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए लगातार हथियार पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं। समझा जाता है कि खालिस्तानी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का जिस तरह से शिकंजा कस रहा है, उससे आतंकवादी बौखला गए हैं और पंजाब पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को संदेश देने के लिए उन्होंने खुफिया विभाग की इमारत को निशाना बनाया है। नंबर 8, कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान, आसानी तेलंगाना में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग। भीषण चक्रवाती तूफान आसानी कमजोर पड़ गया है। भुवनेश्वर स्थित मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में मंगलवार को कहा कि पिछले 6 घंटों में यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा है और पुरी से यह चक्रवात करीब 590 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर से करीब 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इससे पहले हैदराबाद मौसम विभाग की निदेशक नागा रत्ना ने सोमवार को कहा कि चक्रवाती तूफान आसनी के प्रभाव के चलते अगले 4 से 5 दिनों में कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बिजली की कड़क के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हो सकती है हल्की बारिश। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में तेलंगाना के कुछ जिलों में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आ सकता है। सोमवार को ही भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि आसनी के तट से वापस समुद्र की तरफ लौट जाने की संभावना है और यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा अथवा पश्चिम बंगाल को पार नहीं करेगा। इसके पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि चक्रवात आसनी के चलते ओडिशा के तटवर्ती जिलों में 10 मई के बाद भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को अभी समुद्र में न जाने की सलाह। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि पश्चिम मध्य और उससे सटी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्र में बहुत तीव्र स्थिति बने रहने का अनुमान है। ऐसे में मछुआरों को मंगलवार से कम अगले 2 दिनों तक इस क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। विभाग ने तटीय इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को 13 मई तक निलंबित करने का सुझाव भी दिया। ओडिशा के खुर्दा, गंजम, पुरी, कटक और भद्रक जैसे जिलों में 2 से 3 बार बारिश हुई। ओडिशा सरकार ने सोमवार को 4 तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बारिश नहीं हुई। उधर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सोमवार को चक्रवात से सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वहां बारिश नहीं दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि अंतर्द्वीपीय नौक सेवाएं जारी हैं, लेकिन मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। नंबर 9, जातिगत जनगणना की एक बार फिर मांग। पटना से दिल्ली तक तेजस्वी यादव करेंगे पदयात्रा। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को घोषणा की कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनगणना के वास्ते दबाव बनाने के लिए बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि राजद के प्रयासों से ही बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा जाति जनगणना कास्ट सेंसस के समर्थन में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया। तेजस्वी उन सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए कराए जाने वाले राज्य आधारित सर्वेक्षण में देरी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया। RJD नेता ने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास सड़कों पर उतरने और बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। 1881 में हुई थी पहली जातिगत जनगणना। भारत में पहली जाति जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। जनवरी 2017 में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान और धन के हस्तांतरण के लिए मुख्य साधन के रूप में गरीबी रेखा के बजाय सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करने की सिफारिशों को स्वीकार किया।
क्या है जाति जनगणना? जाति जनगणना का अर्थ है जनगणना अभ्यास में भारत की जनसंख्या के जातिवार सारणीकरण को शामिल करना, जो कि भारतीय जनसंख्या की एक दशकीय गणना है। 1951 से 2011 तक भारत में प्रत्येक जनगणना में धर्म, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि सहित डेटा के सरगम साथ साथ दलितों और आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी को प्रकाशित किया गया है। हालांकि इसने कभी भी ओबीसी, निचली और मध्यम जातियों की गिनती नहीं की, जो मंडल आयोग के अनुसार देश की आबादी का लगभग 52% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सभी जातियों को सामान्य श्रेणी में गिना जाता है। यहीं से जाति जनगणना की मांग आती है। जाति जनगणना की क्यों उठी मांग? जाति को जनगणना में शामिल करने की मांग लंबे समय से लंबित है। यह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि भारत में ओबीसी आबादी पर कोई दस्तावेजी डेटा नहीं है। इस मुद्दे को बिहार के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने अलग अलग मौकों पर उठाया था। इसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने और महाराष्ट्र विधानसभा ने 8 जनवरी 2021 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने का आग्रह किया था। नंबर 10, तो भारत आएंगे टेस्ला के चीफ एलन मस्क, नए ट्वीट से लगी अटकलें। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ अपने सौदे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मस्क ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद उनके भारत यात्रा पर अटकलें लगनी शुरू हुई हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने सोमवार को ट्विटर पर कहा कि वह भारतीय वास्तुशिल्प को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मस्क ने कहा, भारतीय वास्तुशिल्प बेजोड़ है। मैंने 2007 में भारत की यात्रा की थी और ताजमहल देखा था। ताजमहल वास्तव में दुनिया के अजूबों में से एक है। मस्क ने हिस्ट्री डिफाइंड को जवाब देते हुए यह ट्वीट किया। लाल किला के रूप में भी जाना जाता है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को लाल किला के रूप में भी जाना जाता है। यह आगरा में स्थित है। यूनेस्को ने साल 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया। इसका निर्माण 1565 एडी में मुगल शासक अकबर ने कराया। प्राचीन समय में आगरा भारत की राजधानी थी। यह किला यमुना नदी के बगल में बना है। मस्क के इस ट्वीट के बाद कई भारतीयों ने उनसे पूछा कि क्या वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ट्विटर पर लोगों ने मस्क से पूछा। ट्विटर पर अजीत शैन नाम के यूजर ने कहा, क्या आप भारत की यात्रा पर आने की तैयारी में हैं? यदि ऐसा है तो आपके अगले भारत दौरे का कार्यक्रम बनाया जाए। इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अरदार पूनावाला ने मस्क को भारत आने की सलाह दी। पूनावाला ने कहा कि मस्क को गुणवत्ता युक्त टेस्ला कारों के निर्माण के लिए भारत में निवेश करना चाहिए। संदिग्ध मौत का भी ट्वीट किया। मस्क ने सोमवार को एक और ट्वीट किया जिसे लेकर सोशल मीडिया में लंबी बहस हुई। मस्क ने अपने इस ट्वीट में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने की बात कही। उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। अपने ट्वीट में मस्क ने कहा, क्या हो यदि संदिग्ध हालातों में मेरी मौत हो जाए? इसे जानना बेहद दिलचस्प होगा। मस्क के इस ट्वीट को लोगों ने लगातार शेयर किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। नंबर 11, आज का इतिहास 10 मई। आज ही के दिन पानीपत की लड़ाई जीतकर बाबर पहुंचा था आगरा। साल के 5वें महीने का 10वां दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। बाबर ने 1526 में 10 मई के दिन पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद देश की तत्कालीन राजधानी आगरा में कदम रखा और मुगल शासन की स्थापना करके हमारे देश का इतिहास भूगोल सब बदल कर रख दिया। दुनिया में हर दिन कोई न कोई रिकॉर्ड बनता टूटता रहता है, लेकिन पहली बार कोई उपलब्धि हासिल करने वाले का नाम हमेशा याद रखा जाता है। हरियाणा की संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार 10 मई के दिन ही कदम रखा था और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। देश दुनिया के इतिहास में 10 मई की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1427, यूरोपीय शहर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर से यहूदियों को निष्कासित किया गया। 1503, इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की। 1526, पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने देश की तत्कालीन राजधानी आगरा में कदम रखा। 1655, ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया। 1796, नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया। 1857, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1916, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया।
1945 रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया। 1959 सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची। 1967 मशहूर रॉक बैंड रोलिंग स्टोन्स के 2 सदस्यों को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश होना पड़ा। 1972 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1993 संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी। 1994 रंगभेद को समाप्त करने की मुहिम में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। FWD क्लार्क के साथ उन्हें 1993 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1995 दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान की लिफ्ट में हुए हादसे में 104 मजदूरों की मौत। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नए खबर के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।